बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप फर्स्ट ईयर में से प्रमोट होकर सेकंड ईयर में चले गए हैं। लेकिन मुबारक के साथ साथ आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है, अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जब जितने नंबर आपके सेकेंड ईयर में आएंगे उतने ही मार्क्स आप लोगों के जो ना फर्स्ट ईयर में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यानी आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि मैंने जो है इस मरतबा 500 नंबर तो हासिल करने ही करने हैं, ताकि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी 500 जो इसके अंदर ऐड हो जाएं। और सेकंड ईयर को अगर आप सीरियसली स्टडी करते हैं तो इसमें से मार्क्स हासिल करना जो है बहुत ईजी है। विश यू गुड लक। और आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्टली टॉपिक जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले तो आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहना है, किसको ऑर्गेनिक नहीं कहना, इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की इन आवर डेली लाइफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं, और बाद में हम डिटेल पढ़ेंगे कि उसको आर्टिफिशियली जो है वो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। और आइसोमरिज्म का टॉपिक जो है, ये टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करने हैं। लेकिन आज फ़िलहाल हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा लेक्चर फ्लो जो है, हम पहले हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, फिर इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी से हिस्ट्री के अंदर क्या रोल प्ले करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी सारी हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन की हैं, लेकिन उनमें से फ़िलहाल हम चंद एक प्रॉपर्टी को आज डिस्कस करेंगे, बाकी प्रॉपर्टी जो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आ जाएंगी। पहले नंबर पर, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारे पास इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाएंगे। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with study of compound of carbon and hydrogen। कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड जो है इनकी स्टडी। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के लिए वर्ड जो है वो हाइड्रोकार्बन भी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और जो इसके डेरिवेटिव्स यानी जो उससे नए कंपाउंड बनेंगे उनकी स्टडी को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इसका नाम देना है। 10th क्लास के अंदर आपने ये एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर हम सनलाइट की मौजूदगी में मीथेन गैस की क्लोरीनेशन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारे पास एक क्लोरीन क्या करेगी, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती रहेगी। अब अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर फिर से क्लोरीन को ऐड कर दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमारे पास एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस होने के बाद उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगी। अब अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, क्लोरीन को ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास तीसरा क्लोरीन भी आ जाएगा। और अगर फिर से इसके अंदर सेम कंडीशन अप्लाई की जाती है तो ये चौथा हाइड्रोजन भी रिप्लेस होने के बाद चारों के चारों क्लोरीन जो है ये आ जाएंगे। अब इस एग्जाम्पल के ज़रिए से हम अपनी डेफिनेशन जो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने कहा स्टडी अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। ये चारों बॉक्सेस जो मैंने ड्रा किए हैं इन कंपाउंड को तो हम विदाउट एनी कंट्राडिक्शन ईजली कह सकते हैं कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन आप लोगों के ख्याल में इसके लिए क्या आइडिया है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? अगर तो पहले हिस्से की डेफिनेशन ही देखी जाती है स्टडी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने डेफिनेशन को आगे मॉडिफाइड किया है एंड देयर डेरिवेटिव,
जो उनसे नई चीज़ बनेगी उसको भी हम नाम दे देंगे कि वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आएगा। यानी ये वाला मॉलिक्यूल उससे हमने डायरेक्टली इसको ड्राइव किया है, खुद बनाया है। डेरिवेटिव कहते हैं अखज़ की हुई चीज़, पहले वाले में से नई चीज़ जो उसको प्रोड्यूस करना। तो ये हमने खुद से प्रोड्यूस करवाया है बाय दीज केमिकल चेंजेस। तो इस कंपाउंड की जो स्टडी है उसको भी हम नाम दे देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दोबारा देख लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दीज कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड जिनको मैंने बॉक्स के अंदर क्लोज किया हुआ है, सर्कुलेट किया हुआ है, ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर हमारे पास एक्ट करेंगे। ये आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री के बाद आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 200 ईयर्स अगो, यानी आज से तकरीबन 200 साल पहले तक जो था, साइंटिस्ट का यही मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हम लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? बिकॉज दे हैव वाइटल फोर्स। वाइटल एक मिस्टीरियस फोर्स है, एक कुदरती तौर पर पाए जाने वाली कोई फोर्स जो है इन कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है। और मिस्टेकली साइंटिस्ट ने ये कह दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस थ्योरी को जो था नाम दे दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, थ्योरी हम लोग जानते हैं ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके अंदर मिस्टेक के कोई ना कोई चांसेस मौजूद होते हैं। अगर वो जस्टिफाई होता रहेगा तो लॉ बन जाएगा, लेकिन ये जस्ट थ्योरी थी, यानी इसमें मिस्टेक के चांसेस मौजूद थे। अगर हम प्रॉपर वे के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। ठीक है, लेबॉर्ट्री के अंदर, लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। एंड कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट्स और एनिमल बॉडी। ये सिर्फ प्लांट या एनिमल बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ये साइंटिस्ट जो था वो आज से तकरीबन 200 साल पहले जो था साइंटिस्ट का यही कंसेप्ट था। फिर एक साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी उसको रिजेक्ट किया। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वूलर, एक साइंटिस्ट था। स्पेलिंग आप लोगों ने जो है इसको याद रखना है, एमसीक्यूज़ के तौर पर जो हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है वहाँ पर हुलर लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रेडरिक हुलर नहीं बल्कि साइंटिस्ट का नेम था फ्रेडरिक वूलर। फ्रेडरिक वूलर साइंटिस्ट जो था इसने वाइटल फोर्स थ्योरी जो था उसको रिजेक्ट किया। अगर हमसे पूछा जाए हाउ, कैसे इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को जो था वो रिजेक्ट किया, तो इस साइंटिस्ट ने अमोनियम सायानेट एक केमिकल लिया, उस अमोनियम साइनेट को जस्ट उसने हीट सप्लाई की और उसमें रीअरेंजमेंट के बाद एक केमिकल जो था यूरिया बन गया। अमोनियम साइनेट का सोर्स, यानी इस साइंटिस्ट ने फ्रेडरिक वूलर ने अमोनियम साइनेट को कहाँ से लिया था? एनिमल यूरिन से। ठीक है, एनिमल यूरिन से अमोनियम साइनेट को लेके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था उसके अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया। एनिमल यूरिन से लिया जाने वाला अमोनियम साइनेट जो था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था।
और उसने जो नया कंपाउंड यूरिया बनाया है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर जो था वो एक्ट करता है। अगर हम अमोनियम साइनेट के फार्मूले को लिखते हैं तो ये हमारे पास अमोनिया आयन आ जाता है और उसके साथ साइनेट ग्रुप जो है इसको जोड़ दिया जाता है। अमोनियम साइनेट जो है जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं तो इसमें जस्ट रीअरेंजमेंट प्रोसेस के बाद हमारे पास एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नेम है यूरिया उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अगर आप अमोनियम साइनेट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कोरिलेट करते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड। अमोनियम साइनेट में हम देख रहे हैं कि कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन हाइड्रोजन होना काफ़ी नहीं है, बल्कि अभी हम जो टॉपिक अपना स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने कहा कि हम प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फिलहाल यहाँ अमोनियम साइनेट जो था वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको फ्रेडरिक वुलर ने हीट सप्लाई की तो वो एक नए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो था वो कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से फ्रेडरिक वुलर जो था उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करके लोगों को, साइंटिस्ट को बताया कि यहाँ पर कोई भी वाइटल फोर्स मौजूद नहीं होती, बल्कि जस्ट इनके अंदर एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर रीअरेंजमेंट होती है, अटैचमेंट होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर वो प्रॉपर्टी हम लोग जनरेट कर लेंगे, हम वो डिफ़ाइन कर लेंगे तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर भी प्रिपेयर किया जा सकता है। फ्रेडरिक वुलर की रिसर्च के बाद, फ्रेडरिक वुलर के काम के बाद एक केमिस्ट्री के अंदर तहलका मच गया, यानी एक टर्न ऐसा आ गया जहाँ पर साइंटिस्ट ने जो था बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनको प्रिपेयर करना जो था वो शुरू कर दिया। और अब तक जो है वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं और हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है साइंटिस्ट अब भी प्रिपेयर कर रहे हैं बाय स्मॉल चेंज। जैसे मीथेन की क्लोरीनेशन करने के बाद हमने देखा कि कंटिन्यूसली कार्बन टेट्राक्लोराइड तक बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में कैटिनेशन, कोवलेंट बॉन्ड जो है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर आ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है, आइसोमरिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन एंड सॉल्युबिलिटी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हम जो कॉमन प्रॉपर्टी ईजी है उनको आज डिस्कस करेंगे, जो डिटेल में है उनको कल नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेंगे। पहले नंबर पर आ जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है अगर हम इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, आपस में जुड़ना। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे बन सकते हैं, एटम आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास सेल्फ लिंकिंग के बाद नए नए कंपाउंड बनाना शुरू कर देंगे। सेल्फ लिंकिंग यानी कैटिनेशन के लिए टू प्रॉपर्टी जो हैं उनका होना ज़रूरी है। एक ये है कि बॉन्ड बिटवीन सेम एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर। जब एक जैसे एटम आपस में जुड़ते हैं तो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी है वैलेंसी शुड बी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा वैलेंसी होनी चाहिए। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, नए बॉन्ड बनाने की उनकी एबिलिटी, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने की एबिलिटी। सेम एटम के दरमियान में बॉन्ड जैसे कार्बन का अपने जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। और अगर कार्बन की वैलेंसी देखी जाए तो एक कार्बन एट अ टाइम जो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन जो वो कर सकती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर जो है वो मौजूद होती है। कार्बन का आपस में बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होता है और कार्बन जो है 1 से ग्रेटर वैलेंसी भी शो करती है। ये जो कंडीशन है वैलेंस कैटिनेशन के लिए, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे सिलेबस में फ़िलहाल मेंशन नहीं की, लेकिन मेट्रो क्लास में हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो क्यों शो करता है। कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के ज़रिए से जो है कैटिनेशन को शो कर सकता है। अगर हम कैटिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे तो हम कहेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन।
ठीक है। कार्बन आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। या हमने ये पढ़ा है कि कार्बन आपस में जुड़ने के बाद बेंजीन का साइक्लिक रिंग भी जनरेट कर सकते हैं, जिसमें अल्टरनेटिव पोजीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। तो इसलिए हम कहेंगे टू फॉर्म लॉन्ग चेन और साइक्लिक रिंग, या वो लॉन्ग चेन बना सकें या वो साइक्लिक रिंग बना सकें। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होगी, इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए से कार्बन के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड उसको जनरेट कर सकता है। कैटिनेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाता है नॉन आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसको मैंने सिंपली सेकंड टर्म में लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड। नॉन आयनिक यानी आयनिक के अलावा कोई बॉन्ड मौजूद होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी। और ज़्यादातर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के वक़्त कार्बन आपस में जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग के ज़रिए से जुड़े होते हैं। जैसे सेंट्रल कार्बन को अगर हम फोकस करते हैं तो इस कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है यहाँ कार्बन नंबर 1 के साथ, तो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके, कार्बन नंबर 2 के साथ तब भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, कार्बन नंबर 3 के साथ तब भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, कार्बन नंबर 4 के साथ तो तब भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। तो ये नॉन आयनिक बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से, म्यूचुअल शेयरिंग के ज़रिए से जो बॉन्ड की हमारे पास फॉर्मेशन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टी आ जाती है। सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी जो है इसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, आइसोमरिज्म भी, ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आ जाएगा। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो हमने आज डिस्कस करनी है वो आ जाता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, RX, यानी रिएक्शन के लिए हम ये वर्ड बार बार यूज़ करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड डेली लाइफ में से अगर हम उसके एग्जांपल लेते हैं, मीथेन, सुई गैस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सुई के मकाम बलोचिस्तान से ये गैस निकलती है, अदरवाइज़ इसका नेचुरल गैस या मीथेन नेम होता है। इसको अगर हम बर्न करते हैं, और हमने पढ़ा हुआ है कि बर्निंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न होने के बाद एवरीथिंग प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। अगर इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 थे, मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाइड्रोजन 4 कंप्लीट हो जाएंगे। कार्बन 1 ही था, ऑक्सीजन यहाँ पर देखे जाएँ 2 और ये 2 4, तो इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कभी भी आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसा ऑब्जर्व किया है कि सुई गैस का लीकेज हो, वो हवा के अंदर आ जाए और हवा के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद हो और हमने कहा हो कि हवा के अंदर जो वो आग लगी है? नहीं, कभी भी हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी जो है ऑब्जर्वेशन में नहीं आई। फिर ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? हम लोग फ्लेम के ज़रिए से, मैच स्टिक के ज़रिए से जब किचन के अंदर आने वाली सुई गैस को हीट सप्लाई करेंगे तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, वरना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो रिएक्शन स्लो रिएक्शन के तौर पर जब वो एक्ट करते हैं ईज़िली प्रोसीड नहीं करेंगे, उनके लिए हीट, कैटलिस्ट, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें जब वो अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बेस की किसी एसर के साथ रिएक्शन, तो हम नोट करते हैं, प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर परफॉर्म किए हैं कि टाइट्रेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होती है। एसर और बेस की रिएक्शन के बाद साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। टाइट्रेशन में कभी भी हमने फ्लास्क के अंदर ना तो कोई आइस ऐड की है, ना ही फ्लास्क के अंदर कोई जो है वो हमने हीट सप्लाई की है, बल्कि ये रिएक्शन खुद ब खुद ही प्रोसीड होता है। और ये कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 के अंदर आपने ये इक्वेशन भी पढ़ी थी कि सिल्वर नाइट्रेट का अगर रिएक्शन करवा दिया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ
तो फौरी तौर पर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के वाइट पिपटीज जो हैं प्रेसिपिटेट जो है बनना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ सोडियम नाइट्रेट जिसकी भी फॉर्मेशन होगी। तो इस एग्जांपल से भी हम कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं वो फास्ट रिएक्शन के तौर पर एक्ट करते हैं और जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं वो स्लो रिएक्शन के तौर पर जो है एक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का रूल आप लोग जानते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। जैसी चीज़ है वैसे ही चीज़ के अंदर वो हल होगी। जैसे कि लाइक डिजॉल्व लाइक में हम कहते हैं कि अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होगा। पहली टर्म जो मैंने सल्यूट के लिए लिख ली है और दूसरी टर्म जो मैंने सॉल्वेंट के लिए लिख दी है। अगर आप पोलर सल्यूट को डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो पोलर सॉल्वेंट ही होना चाहिए, और अगर नॉन पोलर सल्यूट होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही आप ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली, सारे के सारे नहीं, ज़्यादातर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं, कैरी नो चार्ज। और अगर आप इसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो आपको कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही यूज़ करना पड़ेगा, फिर ही वो हमारे पास डिज़ोल्व होंगे, वरना डिज़ोल्व नहीं होंगे। ये इसके अलावा अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड और शुगर, ठीक है, इन दोनों को हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है तो ये वाटर के अंदर ईज़िली सॉल्युबल हो जाएंगे और नॉट ईज़िली सॉल्युबल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाता है। आप साल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, थोड़ा सा स्टर करेंगे, ना भी करेंगे स्टर तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन शुगर जो है उसको डिज़ोल्व करने के लिए हमें कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ता है, फिर शुगर जाकर जो वो डिज़ोल्व होती है, वरना डिज़ोल्व नहीं होती। तो सॉलिबिलिटी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनकी सॉलिबिलिटी ईजी होती है, फास्टली डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी जो है वाटर के अंदर अगर कंपेयर की जाए तो नॉट ईजिली सॉल्युबल, ठीक है। अगर आपको इन पॉइंट्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। और हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स की वीडियो भी आप लोगों के पास आती रहे। शुक्रिया।